पिछली क्लास में हमने क्रांति के कारणों से संबंधित चर्चा की थी और अब आज की हमारी क्लास की चर्चा का विषय रहेगा क्रांति की घटनाएं। क्या क्या घटनाएं घटी। तो क्रांति का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को। निर्धारित तिथि तो क्या थी? 31 मई 1857, जबकि प्रारंभ हुआ है 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ की छावनी से। और मेरठ की छावनी में 20वीं बटालियन ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। ठीक है। अच्छा देखो, तात्कालिक कारण भाई पहले निर्धारित तिथि तो थी 31 मई, हुई है क्रांति 10 मई को। सवाल ये उठता पहले क्यों हुई? तो पहले के लिए उत्तरदायी था वो चर्बी युक्त कारतूसों की घटना। चर्बी युक्त कारतूस की घटना भी कुछ भी नहीं कर पाती अगर बीच में एक महिला डिपार्टमेंट से संबंधित घटना नहीं होती। तो एक घटना बीच में और होती है, और वो घटना क्या है? जैसे चर्बी युक्त कारतूस का प्रकरण तो और जगह भी चल रहा है भाई। दमदम छावनी में भी तो था, बहरामपुर में भी तो था, बैरकपुर में भी तो था, तो वहां तो क्रांति नहीं हुई, यहीं पर क्यों हुई? तो यहां क्या हुआ कि देखो, क्रांति जिस दिन प्रारंभ होती है 10 मई को, उस दिन तो रहता है रविवार का दिन। ठीक है। और मैं जो घटना बता रहा हूं वो पहले दिन की शनिवार की, यानी 9 मई की। क्या हुआ कि 9 मई शनिवार को 20वीं बटालियन के सैनिकों को नए कारतूसों के प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। नए कारतूसों का प्रशिक्षण दे रहे थे। यह घटना है सुबह की। तो 20वीं बटालियन के सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए ले गए, लेकिन 80 सैनिकों ने इनकार कर दिया। 81 सैनिकों ने इनकार कर दिया कि हम चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग नहीं करेंगे। परिणामतः उन 80 सैनिकों को जेल में डाल दिया। भाई कोई अगर एक आधा सैनिक होता तो हो सकता उसी समय उस पर कोई बड़ी कार्यवाही करते। फिर दूसरी बात, इन्होंने इनकार किया, मंगल पांडे की तरह किसी को मारा भी नहीं, तो इनको उस समय तो जेल में डाल दिया। और ये तय हुआ कि भविष्य में इनका निर्णय किया जाएगा, बाद में कभी निर्णय कर लेंगे जो भी है इनसे संबंधित। अभी एक बार इनको कारागार में डाल देते हैं, तो कारागार में डाल दिया। यह घटना है सुबह की। अब देखो शाम को क्या घटना होती है। इसी दिन 9 मई को शाम को मेरठ में लगता हाट बाजार। हाट बाजार जानते हो? साप्ताहिक मेला होता। ठीक है। तो मेरठ में लगता, आप जागते रहिए जी, मेरठ में लगता हाट बाजार, मेला लगता। और उस मेले में इस 20वीं बटालियन के सैनिक लगभग 50-60 सैनिक हैं, यानी ग्रुप में हैं, और वो मेले में जा रहे हैं। मेला में जासी जहाँ बंट संवर जासी आराम हूँ एकदम बढ़िया तरीका हूँ। तो वो मेले में जा रहे हैं। रास्ता किधर से है? पनघट से होकर। पनघट जानते हो? गांव के बाहर कुआं होता और वहां से महिलाएं पानी भर के लाती शाम के समय में। आजकल तो क्या हर रसोई में नल है, इसलिए पनघट वाला कल्चर ही समाप्त हो गया। पहले महिलाएं गांव के बाहर कुआं होता और उससे सामूहिक रूप से वो ग्रुप में जाती और शाम के समय में पानी लेकर आती। तो अब ये जो कुआं पनघट की ओर से जा रही हैं, तो यहां इस कुएं पर महिलाएं भी ग्रुप में हैं, और ये जो सैनिक जा रहे हैं ये भी ग्रुप में हैं। एक स्वाभाविक नियम है, ग्रुप में है तो कोमेटबाजी होगी। भाई इंडिविजुअल अगर कोई सा भी पक्ष सिंगल होता तो शायद कोमेटबाजी नहीं होती। लेकिन यहाँ ये जो सैनिक जा रहे हैं ये भी ग्रुप में है, ये महिलाएं हैं ये भी ग्रुप में है, इसका मतलब कोमेटबाजी होगी तय है। तो वो जो सैनिक जा रहे थे उनमें से किसी एक सैनिक ने किसी महिला विशेष को टारगेट बनाकर कोई कॉमेट कर दिया। कॉमेट क्या किया? मुझे लग रहा है तुम्हारी चूड़ियां पुरानी हो चुकी हैं और मैं जा रहा हूं मेले में, कहो तो नई ले आऊं। संयोग से
संयोग से जिस महिला को टारगेट बनाकर कहा गया था वो छावनी के पास की थी, उसे सुबह के इस घटनाक्रम का पता था और वो बोलने में तेज थी। तो ये कोइंसिडेंसली सब चीजें एक साथ मिल गई। तो उस महिला ने उस सैनिक को कहा, रुको भाई रुको, आपको नहीं कह रहा हूं, आप जाओ चे। तो बोले रुको भाई रुको। तो वो सैनिक बेचारा रुक गया, देखो सच्चे चूड़ी मंगवासी। तो उस महिला ने अपने पल्ले से, ओढ़नी का पल्ला होता ना पल्लू, तो उससे 54 25 पैसे, उस समय परस वगैरह तो आप अबराख वाला गया, पहले पल्ला के ही बांधता पिसाई साहब हूं। तो उसने अपने पल्ले से वो 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब बहुत वैल्यूएबल है, चांदी वाले हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। तो वो पैसे निकाले अपने पल्ले से और उस सैनिक को दे दिए कि जाओ और मेले में सबसे महंगा और सबसे अच्छा चूड़ा मिले वो चूड़ा लेकर आना है। क्योंकि 25 पैसा भाई ज्यादा, एक क्या कई चूड़े आ सकते हैं, क्योंकि उस समय वो चांदी वाले पैसे हैं, अपने नाम पैसा थोड़ी है। अब बोले शर्म कर बाकी बात है। नहीं, पहले तो उसने कहा कि जो अच्छा चूड़ा लगे वो लेकर आना है और लेकर आकर पहनना है, अगर नहीं पैर बामावे ने तेरू जना मन बुला लीजिए। बोले शर्म कर बाकी बात है, तेरे सागज का उठता बैठता खाता पीता वैसे नहीं तो जेल में पड़े ही, और मंज किन बात थी तू जाने ही को नहीं, बिन तू तीसरे तिवाड़ा चूड़ो ला देसी। तो भाई आया तो हा इंप्रेशन बनावा ने, और इंप्रेशन खराब कर चला गया। अब उनके जहन में अब एक बात बैठ गई कि भाई इन 80 साथियों को, क्योंकि वो बात लग गई कि इन 80 साथियों को छुड़ाया जाए, इसलिए रात भर योजना बनाई और सुबह 4 बजे ही उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया, अगली सुबह को, यानी 10 मई को। और 10 मई को क्या वार था? रविवार। अब बताओ, अगर उस महिला की जगह कोई पुरुष कहता कि देख तेरा साथी यहाँ जेल में पड़े, तू यहाँ गृह जाओगे तो तू चाल चाल तेरे गेलो ना, सीधी सी बात है यहां पर। तो बात लगती बहुत ज्यादा है। खैर जो भी हो, तो परिणाम था अगर ये घटना नहीं होती तो कारतूस प्रकरण अधूरा रह जाता। इसका मतलब ये घटना हुई है। तो यहां पर एक ऐसा वृतांत आता है कि इस प्रकार से ये बात भी हुई थी। हालांकि याद करने की दृष्टि से हमें कारतूस प्रकरण ही याद करना है, ठीक है। तो 10 मई को ये घटना हुई। 10 मई को सुबह 4 बजे ही उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया। उसी के साथ, यानी उन 80 सैनिकों को छुड़ाने के लिए छुड़ा लिया। उसी के साथ क्या हुआ? क्रांति प्रारंभ हो गई। और ये सैनिक 11 मई को मध्य रात्रि को पहुंचे दिल्ली। 10 मई को मेरठ में क्रांति कर दी, क्रांति शुरुआत हो गई। 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यहां 2 बातें अलग अलग होंगी। अगर आपसे ये पूछें कि वो दिल्ली पहुंचे कब? 11 मई। दिल्ली पर अधिकार कब किया? 12 मई को। ठीक है, 2 बातें हैं यहां पर कि अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि दिल्ली कब पहुंचे थे मेरठ के क्रांतिकारी? 11 मई को। दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 12 मई को। ज्यादातर अधिकार करने वाली बात पूछते हैं। अधिकार कब किया? तो हमें क्या याद रखना है? 12 मई को अधिकार किया था, यह बात याद रखनी है। और क्रांति का नेता घोषित कर दिया बहादुर शाह जफर को। बड़े बेमन से नेतृत्व स्वीकार किया। पहले उसने नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्रांतिकारियों ने कहा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपको नेतृत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। और बहादुर शाह का अपमान वगैरह पहले हो ही चुका था, हम पहले ही कह चुके हैं। उसने असमर्थता जाहिर की, लेकिन क्रांतिकारियों ने फिर भी उसे, ताकि एक सिंबल बन जाए, उसे अपना नेता घोषित कर दिया क्रांति का। तो क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ी गई है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई है। अब हम एक बार वापस बैठ जाएं कि जिस समय मेरठ में क्रांति हुई उस समय मेरठ की छावनी का सैनिक अधिकारी कौन था? और वो था हेविट या फिर ह्यूइट। मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर हेविट या ह्यूइट। ज्यादातर आप हेविट याद रख लेना। मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? क्रांति, जिस समय क्रांति प्रारंभ हुई उस समय
हेविट। ठीक है, ऐसे एक बैरकपुर की छावनी जहां मंगल पांडे ने गोलियां चलाई थी लेफ्टिनेंट आयस्ट और उस बाग और आयस्ट पर गोलियां चलाई थी, तो वहां का कौन था? हियर्सी। बैरकपुर का था हियर्सी, शायद लिखा हुआ होगा, ये बैरकपुर का था। बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर हियर्सी था, जबकि मेरठ का हेविट था। मिक्स तो नहीं होंगे, याद हो जाएंगे शायद। देखो, अगर नाम दो याद रखेंगे, मिक्स इसलिए नहीं होंगे। मेरठ हेविट, मेरठ हेविट ऐसे याद रख लोगे, और बैरकपुर वाला हो जाएगा हियर्सी। बैरकपुर का अलग हो जाएगा, बैरकपुर हियर्सी। ये कमांडिंग ऑफिसर थे, जनरल हेविट और जनरल हियर्सी। जनरल हेविट तो कहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था? मेरठ का। और जनरल हियर्सी कहाँ का था? बैरकपुर का। ठीक है, अब देखो, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया, लेकिन वो तो वृद्ध था भाई, वृद्ध था, तो इसलिए क्रांति की सैन्य कमान पहले तो बहादुर शाह के बेटे को, बहादुर शाह का बेटा, उसको कमान, यहां सैन्य कमान दी गई मिर्जा मुगल या जहीरुद्दीन। लेकिन बाद में इस मिर्जा मुगल के स्थान पर या शहजादा जहीरुद्दीन के स्थान पर बख्त खान को क्रांति का सेनापति बनाया गया। तो क्रांति की सैन्य कमान किसके पास थी? बख्त खान के पास। और बख्त खान को उपाधि दी गई थी खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। तो हम प्राय पढ़ते हैं ना कि बरेली में इस क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इसका मतलब किसने किया? बख्त खान ने किया। तो बख्त खान और खान बहादुर खान एक ही है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पिछली बार किसी को एक एग्जाम थी जिसमें दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिए थे, तो वो प्रश्न फिर डिलीट हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बख्त खान ही खान बहादुर खान है या खान बहादुर खान ही बख्त खान है। तो क्रांति का सेनापति कौन था? बख्त खान या खान बहादुर खान। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं, यानी सैन्य कमान इसके हाथों में थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है? एक सारणी बनानी है। किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया, किसने विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो एक सारणी बनानी है, और वो सारणी क्रांति की रीढ़ होगी। रीढ़ का मतलब आपसे सबसे ज्यादा इस 1857 की क्रांति में सवाल पूछने की संभावना एक तो इस सारणी में से रहेगी। एक आगे हम स्वरूप की चर्चा करेंगे, स्वरूप से संबंधित कि किस व्यक्ति ने क्रांति को क्या माना है। ठीक है, तो क्रांति के स्वरूप, दो चीजों में से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, बाकी सब एक तरफ। तो वो सारणी सबसे महत्वपूर्ण है, हमें याद रखनी है। देखो यहां उसमें क्या करना है, इधर तो हम लिख लेंगे स्थान का नाम। ठीक है, यहां फिर नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता, फिर यहां समय कि उसने विद्रोह कब किया। हालांकि समय सबका नहीं, लेकिन कुछ का तो याद करना है। यहां दमनकर्ता कि वहां क्रांति का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। तो सबका नहीं तो भी कुछ का तो याद करना है, जिनका याद करना है हम याद करेंगे। ठीक है, ये कॉलम रहेंगे हमारे। हाँ, विशेष में देख लेते हैं, बाकी मूल बात आपको इतनी, ये कॉलम है। इनमें भी सबसे ज्यादा रहेगा स्थान वाला, किस स्थान पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें दिल्ली। और दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह। और बहादुर शाह का सैन्य दृष्टि से सहयोग कर रहा है बख्त खान, लेकिन बख्त खान मूलतः बरेली में आ जाएगा। तो यहाँ केवल आप बहादुर शाह जफर लिख लो चाहिए, या बहादुर शाह द्वितीय, बात एक ही है। ठीक है, समय 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया था, तो 12 मई को दिल्ली में क्रांति हुई थी, 12 मई 1857 को। ठीक है, दमनकर्ता दो अंग्रेज अधिकारी हैं, हडसन और निकलसन। तो निकलसन तो मारा जाता है, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था निकलसन के संदर्भ में, दोबारा फिर बताऊंगा। तो यहां दो व्यक्ति हैं, एक हडसन
और एक निकलसन। हालांकि निकलसन मर गया था, निकलसन मर गया था। इस लाइन को मैं मिटाई देता हूं, ठीक है। तो ये बात रही दिल्ली की। निकलसन क्रांति पर के दमन यानी दिल्ली पर नियंत्रण करने के दौरान मारा जाता है। फिर उसके बाद में दिल्ली के बाद में कानपुर लिख लेते हैं। कानपुर में नाना साहब, ठीक है। और तारीख आ जाएगी 5 जून। अच्छा, बीच में मैं थोड़ा सा आगे पीछे चला जाऊंगा, जैसे 4 जून बाद में लूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 5 जून 1857। और यहां दमन करने वाले जो अंग्रेज सेनापति बनाकर भेजा था ना नया, कोलिन कैंपबेल, तो कानपुर कोलिन कैंपबेल। क्या हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में झांसी, या पहले झांसी ने लेके पहले चाहे अवध ले लो, लखनऊ या अवध, अवध। और यहां कौन है, बेगम हजरत महल, हजरत महल। और ये कब है, 4 जून 1857, ठीक है। और यहां एक तो विंसेंट आयड रहता है, विंसेंट आयड, और एक ये कैंपबेल, कैंपबेल ये विद्रोह का दमन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में झांसी, झांसी और ग्वालियर, झांसी व ग्वालियर। यहां एक तो रानी लक्ष्मीबाई, और सहयोग कौन कर रहा है, तात्या टोपे, जो राजस्थान में भी आता है, तात्या टोपे। अलग से हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, तब बात करेंगे। यहां भी कब क्रांति प्रारंभ होती है, 4 जून 1857, ठीक है। और दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी नाम है ह्यूरोज, ह्यूरोज, ठीक है। फिर उसके बाद में ले लेते हैं जगदीशपुर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे, जगदीशपुर। और जगदीशपुर एक जागीर है, तो चाहे जगदीशपुर पूछे, चाहे आरा पूछे, चाहे बिहार पूछे, यहां क्रांति का नेतृत्व करता कौन था, कुंवर सिंह। एक बात ध्यान रखना, नाम इसका कुंवर सिंह है, लेकिन क्रांति का सबसे वृद्ध डोकरा यही है। क्रांति में अगर आपसे पूछेंगे नेतृत्व करने वाला सबसे वृद्ध पुरुष, इसलिए इसे बिहार का बूढ़ा शेर या क्रांति का बूढ़ा शेर कहा गया है। किसको, कुंवर सिंह को। तो थे यह नहीं सोच लीजिए कुंवर सिंह नाम है जना कोई नान्यू है, टाबर है। क्रांति का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही है, 80 वर्ष की आयु, ठीक है। और ये क्रांति में यहां प्रारंभ होगी 12 जून 1857, ठीक है। और यहां दमन किया विलियम टेलर ने, विलियम टेलर, ठीक है। फिर फैजाबाद, फैजाबाद। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, फैजाबाद के कोष्टक में भी अवध लिख लेना। अगर अवध में नेतृत्व किसने किया, हजरत महल नहीं है ऑप्शन में, तो फिर मौलवी अहमदुल्ला आ जाएगा, क्योंकि लखनऊ की इसकी अवध की राजधानी थी लखनऊ, और अवध में ही फैजाबाद। तो यहां पर दोनों जगह, दोनों पास पास ही, यहां भी अवध आ सकता है। मौलवी अहमदुल्ला, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे हम, अहमदुल्ला के, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857। और यहां नेतृत्व का दमन करता है अंग्रेज सैन्य अधिकारी रेनोल्ड, रेनोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में लियाकत, वो इलाहाबाद, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में है लियाकत अली, लियाकत अली, ये भी जून 1857। और यहाँ
अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। फिर उसके बाद देखो बहुत से स्थल होंगे जिनके बारे में कि हमें याद करना है। इलाहाबाद के बाद में सतारा महाराष्ट्र, रंगोजी बापू गुप्ते, तो रंगोजी बापू सतारा में आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब केवल हम इन्हीं की चर्चा करेंगे किसने यहाँ। फिर असम, असम में था दीवान मनीराम, दीवान मनीराम। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में दो राजकुमार थे, सुरेंद्र शाह और उज्जवल शाह, सुरेंद्र शाह और उज्जवल शाह, ठीक है, उज्जवल शाह। अच्छा, बाकी की चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा एक बार कुछ चीज़ें हमें इजी वे से कैसे याद, कुछ चीज़ें देखो ये सारणी रटनी पड़ेगी ये तो तय है, लेकिन कुछ चीज़ें बिना रटे भी याद हो सकती हैं हमें, और जो महत्वपूर्ण है काफ़ी पूछते भी हैं। हाँ, जिस किसी को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि समय इस प्रकार का है कि भाई आलस आ रहा है, तो थोड़ी बहुत भी अगर निद्रा तंद्रा आ रही है तो जागने का प्रयास करें। और अब तो आपको जागना ही होगा, अब तो आपको सीरियस लेना ही होगा इस चीज़ को। और बार बार देखो, दोबारा बता रहा हूँ, समय हमारे लिए कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी है। बाकी कोई ताकत, मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूँ इस बात के। और अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भी संशय हो कि नहीं साहब इतने कम समय में हम क्या तैयारी कर सकते हैं, तो कम से कम 5 व्यक्तियों को मैं अभी आपको फोन पर यानी बता सकता हूं कि भाई स्पीकर ऑन करके कि पिछली बार इस प्रकार के वृत्तांत हमारे सामने आए हैं कि उन प्रत्याशियों को समय कम होते हुए भी सिलेक्शन में किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो सॉरी, सामना नहीं करना पड़ा, सीधा मैंने थोड़ा सा वाक्य गलत बोल दिया। तो कहने का तात्पर्य किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, तत्काल उन्होंने वो ये लग गया कि हमें आज के बाद, वो आए लेट और विशेष तौर से एक्स आर्मी मैन थे, उन लोगों का सबसे भाई उनको जैसे एक दो की तो समस्या ये थी कि हमें आर्मी से कुछ कागजात वगैरह होते होंगे, वो थोड़े लेट मिले होंगे। कुछ व्यक्तियों का और इश्यू था, वो लेट लास्ट बैच में आए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका सम्मानित तरीके से सिलेक्शन हुआ। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को गंभीरता से लो, समय आपके पास पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बैठे बैठे, तब आप में से बहुत से ऐसा सोच रहे हैं कि परमिशन लेटर आ जाए हाथ में तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्या पता डेट आगे पीछे हो जाए। अभी कल तक एक दो प्रत्याशी पूछ भी रहे थे कि क्या इसी डेट पर होगी एग्जाम, इसी समय। ऐसा पूछना अपने आप को अंधेरे में रखना है। कब हो यह महत्वपूर्ण नहीं, हमें यह मानना है कि इसी समय होगी एग्जाम और आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और तैयारी है ऐसा, अगर आपने सोच रखा है तो निश्चित रूप से है ऐसा। और मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको दिलासा दिलाने के लिए, ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण होता तो हम उसको संयोग मान लेते, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो आपको थोड़ा सा किए, खैर चलो पहले देखो यहाँ पर कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? बहादुर शाह। भाई मुगल बादशाह है तो दिल्ली में ये बहादुर शाह। पूरी क्रांति का नेतृत्व करता भी पूछे तो कौन है? बहादुर शाह, क्योंकि इसको सिंबल बनाकर, आधार बनाकर क्रांति इसके नेतृत्व में लड़ी गई। तो इसका मतलब सब में एक कॉमन पॉइंट ये था कि सब ने बहादुर शाह को अपना नेता स्वीकार कर लिया था कि भाई क्रांति का नेता ये है एक प्रकार से। तो बहादुर शाह के नेतृत्व में कब हुई यहाँ क्रांति? 12 मई को। तो देखो आपको याद कैसे हो इसका एक तरीका बताता हूँ। इस क्रांति में मैंने कहा था बहादुर शाह डोकरा था, बात हुई थी ना, वृद्ध था। एक डोकरा और था कुंवर सिंह, दोनों डोकरे 12 तारीख को हैं और 12 डोकरा को ही हुआ है। कोइंसिडेंसली दोनों डोकरे 12 तारीख को हैं, तो याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो लेडीज 2 हैं इसमें, बेगम हजरत महल और लक्ष्मीबाई, दोनों 4 तारीख को हैं। और चौथ का व्रत मोस्टली कौन करती है? लेडीज।
ठीक है, तो यहां पर ये दोनों 4 तारीख को हैं, 4 जून को, तो यहां भी आपके दिक्कत नहीं आएगी। भाई देखो, जो हमें डेट याद करनी है मुख्य रूप से 5 सबसे महत्वपूर्ण, उनमें से 4 आपको याद हो जाएंगी। 2 डोकरेट 2 लेडीज, तो 2 12 और 2 चौथ याद हो जाएगी शायद, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि। ठीक है, अब आपको ये भी पता, देखो दोनों वो चौथ वाली तो दोनों की दोनों ही क्या है, 4 तारीख को है, जून को है, 4 जून को। ये 1 मई को और 1 जून को, तो आपको पता है बहादुर शाह पहले मई को होगा, क्योंकि क्रांति भाई वहाँ से दिल्ली, मेरठ के बाद में वो दिल्ली पर ही तो दूसरा केंद्र दिल्ली तो बना है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो यहाँ दमन करने वाले में मैं शायद आपको पहले ही बताया था, जब हम मुगल स्थापत्य पढ़ रहे थे कि हुमायूं के मकबरे से हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह जफर को, तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से हडसन ने गिरफ्तार किया था। इसका मतलब हडसन है यहां दमन करने वाला। ठीक है, और साथ में कौन है, निकलसन। निकलसन मारा जाता है, तरीका बताया था मैंने कि अलाउद्दीन का अभियान रहता है रणथंबोर पर, वहां उल्लू खां और नुसरत खां, तो वहां एक व्यक्ति मारा जाता है नुसरत खां, यहां कौन मारा गया है, निकलसन। दोनों जगह नए वाले नहीं रहे, तो यहां निकलसन नहीं रहा, तो ये भी आपको पता चल गया कि ये मर गया यहां पर, ये बात भी। फिर कानपुर कैंपबेल, याद करते समय आप ऐसे याद करोगे तो कानपुर कैंपबेल याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अवध आयड़, अवध आयड़, क्योंकि यहां ये एक बड़ी बात होगी तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक मिनट देखो, मैंने शायद यहां गड़बड़ कर दी, इसमें रेनोल्ड लिख दिया यहां पर, है ना, और रेनोल्ड एक मिनट देख लेते हैं, हाँ फैजाबाद में रेनोल्ड ही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर। हाँ रेनोल्ड, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेनोल्ड या रेनॉल्ड, अब ऊपर इस प्रकार से, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके। ठीक है, तो यहां अवध में आयड कैंपबेल, ये थोड़े से महत्वपूर्ण है इसलिए याद करना पड़ेगा आपको यहां पर। फिर झांसी वाला याद कैसे रहेगा, ह्यूरोज, लक्ष्मीबाई को गोली मारने वाला ह्यूरोज ही है। ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए ही 17 जून 1857 को लक्ष्मीबाई शहीद होगी। ठीक है, ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए ही वो जब गोली मार देगा तो ह्यूरोज ने एक वाक्य कहा था, इन सोए हुए क्रांतिकारियों में यह औरत अकेली मर्द है। कहा तो किसके लिए, लक्ष्मीबाई के लिए। किसने कहा, ह्यूरोज ने। तो अपने आप बात ध्यान रहेगी हमें, भाई ये बात ह्यूरोज की है। ठीक है, तो वहां आपके कोई समस्या नहीं आएगी इससे संबंधित भी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 57 बोल दिया, 58 है, 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती है। ठीक है, 17 जून कई जगह, अगर 17 जून ऑप्शन में ना हो तो 18 जून 1858, बाकी 17 जून 1858 को। तो ह्यूरोज याद रह जाएगा उस वाक्य के कारण। अब कुंवर सिंह, देखो मुझे कैसे याद है, जगदीशपुर में क्रांति का दमन किसने किया, विलियम टेलर ने। मुझे ऐसे याद है कि मैं जब बगड़िया स्कूल में पढ़ता था तो वहां एक रूम लेकर रहता था, और उस रूम के पास में दुकान थी जगदीश टेलर की। भाई याद अब तक कैसे मारकन कुछ टेलर, जगदीश टेलर आसी, तो जगदीशपुर और टेलर मैंने उस आधार पर याद कर लिया, यानी हर चीज को किसी न किसी साम्यता से जोड़ दिया। तो वहां अपने आप ही जगदीश या टेलर, अपने आप नाम थे भी कोई जगदीश टेलर ढूंढ लीजिए जो भी है, तो वो याद रह जाएगा, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके। ठीक है, खैर कहने का तात्पर्य आप याद कर सकते हो इनको, यही मुख्य, यहां तक सबसे ज्यादा जो पूछने वाले हैं वो यही हैं, और याद करने में आपके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद करने पड़ेंगे किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया है। तो अब और आगे बढ़ें, अलग से लिखें वापस इनसे आगे। यहां हम नाम लिख रहे थे स्थान का, यहां लिख रहे थे नेतृत्वकर्ता, लिख रहे थे ना, नेतृत्वकर्ता। अब समय वाला नहीं लिखना, इन दो के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो स्थान बरेली, और बरेली में कौन था, खान
बहादुर खान, बहादुर खान यानी बख्त खान। बात एक ही हुई ना, पहले ही बता चुका हूं, खान बहादुर खान या बख्त खान। यहां भी विंसेंट आयड और कोलिन कैंपबेल विद्रोह का दमन करते हैं। उसके बाद में मंदसौर मध्य प्रदेश में है, शहजादा फरोज या फिरोज, मंदसौर। मंदसौर में क्रांति का नेतृत्व किया शहजादा फरोज, लेकिन फिरोज भी नाम आ सकता है मंदसौर में, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरठ में कदम सिंह, क्योंकि मेरठ में तो क्रांति की शुरुआत होती है, तो याद रखना ही है कदम सिंह। सेना के अलावा अगर किसी ने नेतृत्व किया तो कदम सिंह मेरठ में, ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर हरियाणा क्षेत्र में राव तुल्लाराम, हरियाणा क्षेत्र में राव तुल्लाराम, ठीक है। ये थोड़े से नाम आपके लिए नहीं आएंगे। मद्रास दक्षिण भारत में गुलाम घोष, मद्रास गुलाम घोष। अच्छा, गुलाम घोष के बारे में, ये तोपची था, तो ये बात भी ध्यान रखना, इसने झांसी में भी विद्रोह में भाग लिया था, विद्रोह में भाग लिया था। आपके पास अगर इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है तो सारणी में जगह है, वहां पर जैसे साइड में है उधर, तो उस साइड में आप इनके केवल नाम ही तो लिखने हैं, लिख सकते हो इनके। चलो आगे, सिंह भूमि, इसको लगा लें, सिंह भूमि। और सिंह भूमि में गोनू नाम के आदिवासी क्षेत्र है, तो गोनू सिंह भूमि में। फिर उसके बाद में हैदराबाद, हैदराबाद सोनाजी पंत, तो सोनाजी पंत। फिर मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में रह जाएगा नरेंद्रजीत सिंह, नरेंद्रजीत सिंह, नरेंद्रजीत सिंह, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बढ़े अलग से। हाँ, जहाँ कहीं भी इधर जगह है तो, नहीं तो उधर आदि सारणी में जगह है ना, उस हिस्से में लिख लो। ये बात ध्यान रखना, गुलाम घोष झांसी में भी सहयोग करता है क्योंकि तोपखाने का प्रमुख है, तो अंग्रेजों के तोपखाने को नष्ट करता है ये। और फिर मद्रास में, तो मद्रास में भी नेतृत्व करता है ये, दोनों जगह। लिख लिया क्या, आगे बढ़े क्या? चलो लिख लो, मणिपुर में नरेंद्रजीत सिंह, तो फिर वापस कॉलम बनाए। एक तो यहां तो स्थान और यहां नेतृत्व करता, तो देखो स्थान में पटना पीर अली, मेवात शद्रुद्दीन, मेवात क्षेत्र में आ जाएगा शद्रुद्दीन। फिर उसके बाद में मथुरा में देवी सिंह, मथुरा देवी सिंह। ग्वालियर, ग्वालियर ही है, ये तो लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपके आगे, इसलिए लिखने की जरूरी नहीं है। गजाधर सिंह ग्वालियर में, सॉरी गोरखपुर, एक मिनट, गोरखपुर, ग्वालियर तो पहले लिख ही चुके हैं। गोरखपुर, गोरखपुर क्या यह गैप पर था ना, उस हिसाब से याद, तो गोरखपुर गजाधर, गोरखपुर गजाधर सिंह, ये तो लिखे हुए हैं। और फिर जबलपुर होगा, जबलपुर, और जबलपुर में नेतृत्व करता शंकर सिंह, राजा शंकर सिंह, शंकर सिंह। तो ये स्थान वाले आपको थोड़े से रटने पड़ेंगे, ज़्यादा हैं लेकिन कोई उपाय नहीं है, और महत्वपूर्ण बिंदु है तो ज़्यादा, क्योंकि इनमें क्या है, जैसे हम मुख्य मुख्य याद कर सकते हैं, इंडिविजुअल पूछे तो,
लेकिन मिलाने वाला आता तब कोई भी दे देते हैं। और इसका मतलब मिलाने वाले में कम से कम 3, आजकल पहले 2 आता काम चल जाता, 3 ऑप्शन आए तभी काम चले, चाहे चौथा ना आए। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। चलो खैर, तो ये बात रही किस स्थान पर नेतृत्व करने वाला कौन था। अब जिन्होंने इन लोगों ने नेतृत्व किया उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे सबसे पहले हम बात करें बहादुर शाह के बारे में, फिर कानपुर के नाना साहब के बारे में, फिर बेगम हजरत महल के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में। इनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन थे, किस हिसाब से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, जो भी। तो देखो, बहादुर शाह जफर तो मुगल बादशाह था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके बारे में तो हमें अंतिम मुगल बादशाह था। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार उसी के एक रिश्तेदार ने करवाया था, जिसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श ने हडसन को से मतलब सूचना दे दी थी कि हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। तो हडसन ने बहादुर शाह जफर को तो गिरफ्तार कर लिया। कब? 20 जून 1857 को। ठीक है। अब हम क्रांति के जो भी नायक हैं उनके संदर्भ में, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, एक एक करके। तो सबसे पहले बात करें बहादुर शाह जफर के संदर्भ में। बहादुर शाह के संदर्भ में, बहादुर शाह के संदर्भ में आपको देखो ये बात ध्यान रखनी है कि बहादुर शाह को क्रांति के दौरान, क्रांति का नेतृत्व करता था दिल्ली क्षेत्र में, बख्त खान के सहयोग से नेतृत्व करता है, अंतिम मुगल बादशाह है। लेकिन 21 सितंबर 1857 को ही अंग्रेज अधिकारी हडसन इसको गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है। और गिरफ्तार किसके सहयोग से करता है? इसी के एक रिश्तेदार, और रिश्तेदार का क्या नाम रहता है? इलाही बख्श। बहादुर शाह के रिश्तेदार इलाही बख्श। तो इलाही बख्श के विश्वासघात के कारण बहादुर शाह जफर पकड़ा जाता है। कहाँ से? दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से। और इसके पुत्रों को गोली मार दी जाती है हडसन द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। इसको बंदी बनाकर पहले तो दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। तो देखो, दिल्ली के लाल किले में 2 मुकदमे प्रसिद्ध रहेंगे। एक तो आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, आज़ाद हिंद सैनिक कैप्टन शाह नवाज आदि पर चलता है जो मुकदमा दिल्ली के लाल किले में। तो लाल किले का वो मुकदमा प्रसिद्ध है। और एक अंग्रेज ब्रिटिश काल में सबसे पहले दिल्ली के लाल किले में जो मुकदमा चलाया जाता है वो किस पर? बहादुर शाह पर। किसकी अदालत में चलता है वो मुकदमा? हेरियट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश हेरियट। ठीक है। इसकी अध्यक्षता में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलता है। और इस मुकदमे के बाद इसे निर्वासित कर दिया जाता है। कहाँ? रंगून। रंगून कहाँ है? ब्रह्मा, म्यांमार। और रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसको इसकी पत्नी के साथ ही, जन्नत महल के साथ ही निर्वासित किया जाता है। तो वहीं इसकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर रंगून में इसे दफना दिया जाता है। तो इसीलिए आपने वो एक शायरी सुनी हुई होगी कि 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार को। तो वो इसको वो 2 गज जमी भी नहीं मिली भारत अपने खुद के वतन में। किसको? बहादुर शाह जफर को। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? हडसन। ये बात याद भी रह जाएगी। ठीक है। चलो खैर, आगे बात करें अब दूसरे व्यक्ति के। तो इसका तो अंत हुआ रंगून में। अब बात करें हम नाना साहब की, दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में। नाना साहब। अच्छा, यहां एक बात ध्यान रखना, 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया है। 20 सितंबर को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया है। अगर 20 सितंबर ऑप्शन में नहीं हो तो 21 सितंबर करना है कि दिल्ली पर अधिकार कब किया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने 20 सितंबर को। क्रांतिकारियों ने तो कब किया था दिल्ली पर अधिकार? 12 मई को। और वापस अंग्रेजों ने कब किया है? 20 सितंबर को। ठीक
ठीक है। और 21 सितंबर को बहादुर शाह को बंदी बना लेते हैं, उसके परिवार के जो उसके पुत्र हैं उनको मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है। अब बात करें हम नाना साहब की। देखो, नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत, धोंदू पंत। और ये कानपुर के नाना साहब, वो सॉरी क्या नाम उसका, पेशवा बाजीराव द्वितीय नाम आ गया। नाना साहब तो कानपुर का है ही। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था उसके दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे ये नाना साहब। क्रांति में भाग क्यों लिया? क्योंकि जो पेंशन बाजीराव को मिलती थी वो इनको मिलने लग गई, लेकिन डलहौजी ने वो पेंशन बंद कर दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्रांति में भाग लिया नाना साहब ने। एक बड़ी बात यह है कि क्रांति के दौरान इन्होंने नेपोलियन को, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है इस समय, नेपोलियन तृतीय फ्रांस का, ये बात इसलिए आपसे पूछ सकते हैं 1857 के क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? और फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। इस नेपोलियन तृतीय को 4 बार पत्र लिखे थे, 4 बार पत्र क्रांति में सहयोग लेने के लिए, क्योंकि नेपोलियन तृतीय भी अंग्रेजों के खिलाफ था, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ थे ही क्रांति में। तो फ्रांस का सहयोग लेने का प्रयास किस क्रांति के किस नायक ने किया था? नाना साहब ने, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछ सकते हैं कि उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन तृतीय। लेकिन नेपोलियन तृतीय की ओर से कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और क्रांति में आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत में क्रांति की योजना का क्रियान्वयन करता मुख्य रूप से कौन था? नाना साहब। फिर उसके बाद में कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व वाली सेनाओं से पराजित होता है और पराजित होकर नेपाल चला जाता है, और बाद में नेपाल में ही नाना साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये बात रही नाना साहब से संबंधित। अब बात करें हम बेगम हजरत महल के संदर्भ में। अगला हमारा बिंदु होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बीवी या बेगम थी, ठीक है। और अवध को 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन के आरोप के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया था। अब बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाने के लिए, किसको? बिरजिस कादिर को नवाब बनाने के लिए क्रांति में भाग लिया है, ठीक है। अब देखो, इसके संदर्भ में आपको कई बातें याद रखनी है। पहली बात, भाग ही नहीं लिया मर्दाना कपड़े पहनकर, तो लक्ष्मीबाई ने मर्दाना कपड़े नहीं पहने थे। अगर ऐसी कोई बात है कि क्रांति के दौरान वह महिला जिसने मर्दाना कपड़े पहनकर क्रांति में भाग लिया था, तो वो कौन सी थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। और इसने क्या किया? नवाब घोषित कर दिया अपने बेटे को, और शासन संचालन करने के लिए एक संरक्षण परिषद का गठन किया। उस संरक्षण परिषद में 5 सदस्य थे, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल किया, जिसमें 2 तो थे हिंदू सदस्य, 3 थे मुस्लिम सदस्य। तो 2 हिंदू सदस्य तो कौन थे उसमें? शासन संचालन के लिए जो 5 सदस्यों की कमेटी थी, उस समिति में रघुनाथ सिंह और उमराव सिंह, ये 2 तो थे हिंदू सदस्य, और 3 मुस्लिम थे, इमदाद हुसैन और दरोगा वाजिद अली और मम्मू खान सरफुदौला, ठीक है। मम्मू खान और सरफुदौला ये मुस्लिम सदस्य थे। इसमें आपको नाम याद नहीं करने, बस इतना ध्यान रखना है, 2 हिंदू और 5 मुस्लिम सदस्य थे कमेटी, वो 3 मुस्लिम सदस्य, टोटल 5 थे। फिर इसके अलावा एक बड़ी बात याद ही रखनी है कि क्रांति के दौरान इसने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र या अधिकार पत्र कहा गया है। उसमें कितनी घोषणाएं देने की, कितनी स्वतंत्रताएं देने की बात कही है? 4 स्वतंत्रताएं देने की घोषणा की है। तो 4 स्वतंत्रताएं क्या थी, ये भी आप ध्यान रख लो। एक, धर्म की स्वतंत्रता, कि कोई व्यक्ति किसी को भी धर्म को माने और उसको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। दूसरा, उसके इज्जत और स्वाभिमान की स्वतंत्रता। तीसरा, जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा।
ये 4 अधिकार देने की बात कही थी। किसने? बेगम हजरत महल या बिरजिस कादिर ने, क्योंकि नाम किसका? बिरजिस कादिर का। तो इसलिए ऐसी बात पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, फिर अच्छा ये बात भी ध्यान रखना, बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था। आपके इसको महल परी लिखा हुआ उसको काट देना, महल परी तो लक्ष्मीबाई को कहा जाता था, बेगम हजरत महल को महक परी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी क्रांति के दौरान पराजित होकर नेपाल चली गई और नेपाल में ही गुमनामी में मृत्यु हो गई। महल की बजाय महक परी। अच्छा आपके गड़बड़ होगी, देखो एक महल परी एक महक परी। जो महल है वो महल परी नहीं है। महल कौन है? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल है, बिगे तो पहली वो महल लागेड़ो है जब महल परी को नहीं है। तो महल परी कौन है? लक्ष्मीबाई है। बात नंबर 1। तो ये कौन है? महक परी। अब कैसे याद रहेगा? आपको पता है महक यानी सेंट, और सेंट का आविष्कार एक मुस्लिम महिला ने किया था। ठीक है, और दूसरी बात देखो अपनी क्लास में देख लेना, जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो सेंट का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि ये केवल मैंने परसेप्शन पाल रखा है ऐसा, अब ये गलत या सही जैसा भी है। तो इसका मतलब अब याद रह जाएगा कि महक परी कौन है? बेगम हजरत महल। और महल परी कौन है? लक्ष्मीबाई। तो याद करने में सुगमता रहेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कब मतलब रड़े बड़े को नहीं हुए। तो क्रांति के दौरान ये ध्यान रखना, नाना साहब भी दमन के बाद नेपाल चले गए थे। तो बेगम हजरत महल भी कहाँ चली गई? नेपाल। बहादुर शाह जफर को क्या किया? रंगून भेज दिया था। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ठीक है, तो झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी, ऐसा ही लिखूंगा, विधवा तो नहीं लिखूंगा मैं। हाँ पत्नी थी। हाँ, वास्तविक नाम था इसका मणिकर्णिका। इसे मन्नूबाई के नाम से भी जाना जाता था। और चूंकि इनका पालन पोषण बिठूर यानी उसमें बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में हुआ था, तो इसलिए बाजीराव द्वितीय इसे छबीली बाई कहते थे। नाना साहब के साथ ही इसका लालन पालन, तो इसका एक अन्य नाम छबीली बाई, बाजीराव द्वितीय से छबीली बाई। अच्छा इसका जन्म पूछ सकते हैं आपसे, 1835 वाराणसी या बनारस में जन्म हुआ था। ठीक है, और वास्तविक नाम मणिकर्णिका व मन्नूबाई, दोनों नामों से बचपन में जानी जाती थी। ठीक है, अब 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह में क्यों भाग लिया? क्योंकि गंगाधर राव की तो मृत्यु हो चुकी है और ये अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक बनाना चाहती है, नवाब घोषित करना चाहती है, राजा बनाना चाहती है। तो दामोदर, अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो तो गोद लिए हुए को तो मानते ही नहीं थे ना, इसीलिए तो झांसी का विलय किया था ना 1854 में। और ये चाहती थी, अंत तक अंग्रेजों से पत्र व्यवहार करती रही, अंग्रेजों ने किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी। तो दामोदर राव को झांसी का राजा बनाने के लिए विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन बाद में 17 जून 1858 को अंग्रेज सैन्य अधिकारी हीरो से संघर्ष करते हुए शहीद हो जाती है। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हीरोज ने गोली मारने के बाद एक वाक्य कहा था, इन सोए हुए क्रांतिकारियों में यह औरत अकेली मर्द है। तो ये बात पहले ही कर चुके हैं हम। अब बात करें मौलवी अहमदुल्ला की, ये महत्वपूर्ण है काफी। मौलवी अहमदुल्ला, देखो क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात, 1857 की क्रांति को जिहाद घोषित किया था। तो अब आपको अपने आप पता, प्रश्न पूछते हैं किसने जिहाद घोषित किया था? तो नाम मौलवी लगा हुआ है भाई। अरे थे मैं जिहाद घोषित थोड़ी कर सा, जिहाद की घोषणा तो मौलवी साहब करेंगे। तो नाम आप जब याद करो तो मौलवी अहमदुल्ला, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध।
तो अंग्रेजों के खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा, जिहाद की घोषणा किसने की है क्रांति में? मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, बात नंबर 1। कहां विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? फैजाबाद में। लेकिन मूलतः यह फैजाबाद का नहीं था, मूलतः कहां का है? मद्रास का। तो देखो अब आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे, मद्रास में जन्म हुआ था, मद्रास का है, हैदराबाद में शिक्षा हुई थी, दक्षिण भारत का है। लेकिन विद्रोह उत्तरी भारत में, तो दक्षिण भारत का वह नेता जिसने उत्तरी भारत में क्रांति का नेतृत्व किया, कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। कहां का था? मद्रास का। ठीक है, लेकिन नेतृत्व कहां कर रहा है? फैजाबाद, अवध में। ठीक है, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। अच्छा, एक बात और सुनो, इतने पॉपुलर हो चुके थे कि एक तो सैनिक बटालियन है लखनऊ के पास ही, चिन्हट की 22वीं बटालियन ने इसे क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। यानी एक सैन्य बटालियन ने एक मौलवी साहब को अपना नेतृत्व करने के लिए बुलाया है। इसका मतलब बात बड़ी है। तो वो कौन सी सैन्य छावनी थी? चिन्हट की सैन्य छावनी। और वो बटालियन कौन सी थी वहां की? 22वीं बटालियन, जिसने कि विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए बुलाया है। फिर देखो और बात, आपको बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जहां कहीं भी जाते इनके अनुयायी इनका स्वागत कराते, क्योंकि इन्होंने एक पैटर्न बना रखा था, एक सिंबल बना रखा था कि जहां कहीं भी मौलवी साहब जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला, वहां नगाड़ा बजाकर इनका स्वागत किया जाएगा। तो वो लोग नगाड़ा बजाते, इसलिए इनका नाम ही हो गया नक्कारा सा है या डंका सा है। डंका बजता ना से, तो डंका सा है या नगारा सा है, नक्कारा सा है, ऐसे नाम आएगा। नक्कारा सा है या डंका सा है। तो डंका सा है या नकारा सा है के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हाँ, यहां ये नाम जो ढंका लिखा हुआ है इसको डंका कर लेना, डंका सा है नाम से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या है, देखो जिहाद घोषित किया, फैजाबाद में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी अंग्रेजों के। समानांतर यानी पैरेलल, एक तो अंग्रेजों की सरकार तो है ही, उसके पैरेलल अपनी सरकार की स्थापना और कर दी। तो क्रांति के दौरान इन्होंने फैजाबाद में अपनी समानांतर सरकार की स्थापना की है। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखनी है। और एक बात, अंग्रेज सेनापति होम्स ने मौलवी अहमदुल्ला को उत्तरी भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया था। तो उत्तरी भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु किसे माना गया? मौलवी अहमदुल्ला को। यह बात भी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में बात करें कुंवर सिंह की। देखो कुंवर सिंह पहले बता चुका हूं, एक तो 80 वर्षीय वृद्ध था, उसे क्रांति का बूढ़ा शेर या बिहार का शेर कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपना हाथ काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया। एक घायल हो चुके थे, हाथ को लग चुकी थी, तो इन्होंने ये लग रहा था कि भाई हाथ परेशान कर सकता है, जहर ज्यादा फैल सकता है, तो हाथ को ही काट दिया। और फिर भी लड़ रहे हैं। और इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने यहां क्रांति का नेतृत्व किया था। खैर इतनी बात आपसे नहीं पूछेंगे, बस बिहार, यहां आरा बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, ये बात। और अब बात करें हम क्रांति के परिणामों की, कि क्रांति के परिणाम क्या रहे।